किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचारों पर। कंपनियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,624 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया। 8 करोड़ दुधारू पशुओं को विशिष्ट पहचान संख्या जारी। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता। प्रदेश में 27 जिलों के 58 विकास खंडों में शीतगृह स्थापित करने का निर्णय। जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती पर अभी फैसला नहीं। मेंथा की खेती कराएंगे सीमैप वैज्ञानिक और ऋण माफी प्रमाण पत्र से किसानों के चेहरे खिले। अब कृषि समाचार विस्तार से। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY शुरू होने के बाद से पहले साल में बीमा कंपनियों ने 6,624.65 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया है। कृषि मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया है कि राशि में से 946.83 करोड़ रुपए के दावों की मंजूरी दी गई है और 6,624.65 करोड़ रुपए का निपटान पहले ही किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 के दौरान 5 करोड़ 74 लाख किसानों को बीमा की योजना के दायरे में लाया गया। दुधारू पशुओं में बीमारियों की रोकथाम, वैज्ञानिक पशु प्रबंधन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए 8 करोड़ 80 लाख दुधारू पशुओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दुधारू पशुओं को विशिष्ट संख्या जारी करने के लिए पिछले साल नवंबर में पशु संजीवनी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत गाय और भैंस को 12 अंकों का डिजिटल नंबर जारी किया जाता है। सरकार की एक समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2022-23 तक किसानों की वास्तविक आय को दोगुना करने की स्थिति बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से 6,339 अरब रुपए के अतिरिक्त निवेश किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में असम, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों में सार्वजनिक निवेश का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें कहा गया है कि निजी निवेश के मामले में पूर्वी क्षेत्र के कम विकसित राज्यों का पिछड़ापन बरकरार है, जो वित्तीय एवं अन्य आधारभूत ढांचों के विकास की बड़ी आवश्यकता को रेखांकित करता है। सभी राज्यों में मौजूदा निवेश आवश्यकताओं में भारी अंतर को देखते हुए समिति ने कहा है कि संसाधनों का आवंटन इस तरह होना चाहिए ताकि संतुलित विकास हासिल करने में मदद मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की आय में लक्षित 10.41% की वार्षिक वृद्धि के लिए कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़क एवं परिवहन और ग्रामीण ऊर्जा जैसे सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर निजी निवेश में वार्षिक 7.8% तथा सार्वजनिक निवेश में वार्षिक 14.17% की भारांकित वृद्धि की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार कम विकसित राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभिक कम पूंजी निवेश कम होने के कारण वहां सार्वजनिक निवेश की दर ऊंची रखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीतगृह रहित 27 जिलों के 58 विकास खंडों में एक शीतगृह स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार शीतगृह रहित 27 जिलों में जहां आलू का उत्पादन होता है और आलू भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन जिलों के 58 विकास खंडों में एक शीतगृह स्थापित किया जाएगा। इसके तहत गाजियाबाद जिले के विकास खंड भोजपुर, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली, गौतम बुद्ध नगर के जेवर, फिरोजाबाद में एका, बदायूं के कादर चौक, शाहजहांपुर के बंडा, खुटार, मिर्जापुर, मुरादाबाद के बिलारी, अमरोहा के गंगेश्वरी, फर्रुखाबाद के नवाबगंज, औरैया के एरवा कटरा, अलछदा, कानपुर नगर के ककवन, विधुना, कानपुर देहात के डेरापुर, झिंझक, अमरोधा, मेंथा, मलाशा, संदलपुर, कौशाम्बी चायल, नेवादा, कौशाम्बी, सरसवा, प्रतापगढ़ के विहारपट्टी, जालौन के माघोगढ़ विकास खंड में एक शीतगृह बनाया जाएगा। इसके अलावा गाजीपुर जिले के करंडा, सैदपुर, सादात, कासमाबाद, भदौरा, मिर्जापुर के छानछे, कौन, बलिया के सियर, देवरिया के बरहज, संत कबीर नगर, नाथनगर, सोमरियावा, सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज, बांसी, नौगढ़, लखनऊ के गोसाईगंज, रायबरेली के सताव, खीरो, छतौह, दीनशाह गौर, सीतापुर के महोली, मिश्रिक, हरदोई के भरखनी, बिलग्राम, हरपालपुर, बावन, अंबेडकर नगर के जहांगीराबाद तथा बाराबंकी के निंदूरा, बीनकोडर, सिद्दौर, सूरतगंज विकासखंड में शीतगृहों की स्थापना की जाएगी।
सरकार ने कहा कि जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वन और पर्यावरण मंत्री ने पिछले दिनों लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के लिए अंतरिम हलफनामे IA 47 के साथ आनुवंशिक रूप से संवर्धित ऐसी ही कई अन्य फसलों से जुड़ी एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। फार्मास्यूटिकल्स एवं कॉस्मेटिक आदि में उपयोग होने वाली मेंथा की खेती के गुर अब वैज्ञानिक सिखाएंगे। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध संस्थान सीमैप के वैज्ञानिक अब खेतों में जाकर मेंथा की खेती कराएंगे। ये वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार व मध्य प्रदेश के किसानों को भी मेंथा की नई किस्म और तकनीक से खेती करने की जानकारी देंगे। इस पद्धति से खेती करने पर मेंथा का उत्पादन 20% तक बढ़ जाता है। मेंथा की खेती अन्य फसलों की तुलना में दोगुना लाभ देती है। सीमैप के वैज्ञानिकों का कहना है कि मेंथा की नई किस्म सिम क्रांति व अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी से खेती करने पर फसल उत्पादन बढ़ जाता है। अभी तक जहां 1 एकड़ में 50 किलोग्राम मेंथा की पैदावार होती रही है, जो नई किस्म व नई तकनीक से बढ़कर 60 से 65 किलोग्राम हो जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश व बिहार में 2000 किसानों को इसकी खेती के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास योजना के तहत चल रही रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना के लिए 19 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कुक्कुट विकास के लिए संचालित योजना केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करना और निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करना है। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश में निदेशक पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं गाइडलाइंस के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के तहत बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ स्मृति उपवन परिसर में फसली ऋण मोचन योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर लखनऊ जिले के 50 किसानों को ऋण मोचन पत्र प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश के 86 लाख किसानों के ऋण को सरकार बैंकों को देगी और इस पर 36,000 करोड़ का व्यय आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले की 5 तहसीलों में से 10-10 किसानों को ऋण मोचन के पत्र प्रदान किए हैं। कर्ज से मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। समारोह स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। और अब आइए रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं अनाज और सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में गेहूं 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,580 रुपये, आगरा में 1,585 रुपये और कानपुर में 1,665 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना लखनऊ में 5,900 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6,100 रुपये, आगरा में 6,150 रुपये और कानपुर में 5,150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। चावल लखनऊ में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2,500 रुपये, आगरा में 2,570 रुपये और कानपुर में 2,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर लखनऊ में 4,800 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4,150 रुपये, आगरा में 4,200 रुपये और कानपुर में 4,650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू लखनऊ में 600 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 650 रुपये, आगरा में 720 रुपये, कानपुर में 625 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ में 1,725 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,670 रुपये, आगरा में 1,750 रुपये और कानपुर में 1,650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। लहसुन लखनऊ में 3,600 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3,800 रुपये, आगरा में 4,080 रुपये और कानपुर में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर लखनऊ में 4,700 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3,850 रुपये, आगरा में 4,350 रुपये और कानपुर में 4,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला लखनऊ में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1,500 रुपये, आगरा में 1,680 रुपये और कानपुर में 1,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक पे फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे देश की खेती में सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के किसान भाइयों को खेती में अच्छा मुनाफा हो, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश के कितने ही किसान स्प्रिंकलर विधि से खेती करके कम लागत और कम श्रम में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लाभ कमाने वाले सफल किसानों की श्रेणी में ऐसे ही किसान हैं उमाशंकर वर्मा और सुभाष वर्मा। लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जनपद बाराबंकी के रहने वाले ये दोनों भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए अपने खेतों में स्प्रिंकलर विधि से खेती कर रहे हैं। उमाशंकर और सुभाष अपने खेतों में मेंथा और टिश्यू कल्चर विधि अपनाकर केले की खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उमाशंकर का मानना है कि स्प्रिंकलर विधि से खेती करके 25 से 30% तक ज्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। यही नहीं, स्प्रिंकलर विधि से फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है, लेबर कम लगता है, पानी की बचत होती है और साथ ही खरपतवार से भी मुक्ति मिल जाती है। मैं खेती से 1993-94 से जुड़ा हूँ और हमारे यहाँ पहले खेती धान, गेहूँ और सरसों, मसूर और केला की खेती होती थी। मेंथा की खेती भी करीब 8-10 सालों से कर रहे हैं। पहले हम खुला पानी से सिंचाई करते थे। स्प्रिंकलर से मतलब पोस्ते की खेती 2016 में हमने शुरू की। उसमें मतलब बहुत अच्छी पैदावार रही। अब इस तरह जो है मतलब खुला पानी की सिंचाई करने से कम 15 से 20% फसल खराब हो जाती थी और मैं स्प्रिंकलर की सिंचाई से मतलब 100% मतलब खेती मतलब हुई। प्रधानमंत्री जो है कृषि योजना के अंतर्गत और मैंने ये स्प्रिंकलर की खेती अपनाई और इससे हमको बहुत लाभ दिखाई दिया। इसमें लेबर का खर्च भी कम है और इसमें 25% मात्र खाद का प्रयोग करना पड़ता है, 75% खाद की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत जो है
50-60% जो है 50-60% लेबर की बचत होती है। इससे हमको काफ़ी फायदे मिले। इनके खेतों में स्प्रिंकलर विधि से की गई खेती और परंपरागत तरीकों से की गई दोनों तरह की खेतियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी स्प्रिंकलर विधि से की गई मेंथा की खेती जहां एक समान और घनी है, वहीं परंपरागत खेती असमान, बिखरी हुई और खरपतवार से भरी हुई है। किसान उमाशंकर के मुताबिक मेंथा की 90 दिन वाली फसल को ये 75 दिन में ही काट सकते हैं। साथ ही अपना समय और श्रम अब दोनों ही बचा सकते हैं। यही नहीं, इस बार स्प्रिंकलर विधि से मेंथा की खेती करने का ही नतीजा है कि मेंथा की पिराई के बाद तेल का उत्पादन भी ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर जो इस बार इस्तेमाल हमने किया, उसमें जो है 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में तेल में कम से कम जो है 25 से 30% उत्पादन ज़्यादा हुआ और पिछली बार से ज़्यादा जो है मतलब लागत में कमी आई, जिसकी वजह से मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। वर्तमान में उमाशंकर और सुभाष वर्मा के हरे भरे खेतों को देखने आसपास के क्षेत्रों से किसान भाई आते हैं और इनसे स्प्रिंकलर विधि को कैसे अपनाया जाए इसकी जानकारी लेते हैं। आसपास के मतलब कई किसान आए, मतलब जिनको मतलब हमसे पूछा, हमने बताया कि इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे उत्पादन भी ज़्यादा होता, लागत भी कम लगेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। हमारे गांव के उमाशंकर प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत स्प्रिंकलर लगाए थे, पोस्ता की खेती की थी। उसी को देखकर हम भी प्रेरित हुए, हमने भी लगाया और मुझे लाभ भी मिला। अब इसमें पानी का खर्चा कम आ रहा है, खाद पांच कम हो, लेबर खर्च कम आ रहा है। बीते साल यानी 2016 में उमाशंकर ने पोस्ता की खेती से स्प्रिंकलर विधि की शुरुआत की और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 से 70 हजार रुपए का अतिरिक्त मुनाफा लिया। बाराबंकी के सफल किसान की माने तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ने के बाद पानी, बिजली, मजदूरी और खाद वगैरह में इन्हें ठीक 50% यानी आधे की बचत हो रही है। इससे सिंचाई के लिए बहुत अच्छा जो है जड़ों का विकास होता है, पानी कम लगता है और इसमें हम खाद भी जो है इसी में मशीन से द्वारा डालते हैं, तो हमको 25% खाद मात्र डालना पड़ता है और इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। खेती जो है मतलब खराब नहीं होती है, जो नेचुरल पानी मिलता है। इससे नेचुरल पानी जितना इच्छा हो उतना पानी दीजिए, इससे जो है नमी बनी रहती है और नमी से ज़्यादा पानी होगा तो फसल का नुकसान करेगा। ट्यूबवेल से जब सिंचाई हम करते थे तो पानी अधिक लगता था और उससे खरपतवार भी ज़्यादा बढ़ता था और फसल बढ़वार सही नहीं होती थी। PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निवेश और सिंचाई में एक रूपता लाना। साथ ही इस योजना का लक्ष्य हर खेत को पानी मुहैया करवाना है, जिससे कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार हो और पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री के प्रति बूंद अधिक फसल के विचार के तहत सिंचाई में निवेश को भी आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटे काश्तकारों को 67 और बड़े किसानों को 57% अनुदान भी दिया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा और हर तबके का कृषक वर्ग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़ सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो मिनी स्प्रिंकलर हमने लगाया, उसमें मतलब 1 एकड़ में जो है करीब 70,000 रुपये लागत लगती है और उसका मतलब छोटे काश्तकारों को 67% अनुदान मिलता है, जो बड़े काश्तकार होते हैं उनको 57% अनुदान मिलता है। आज बदलते समय के साथ खेती करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। खेती अब दिनों दिन व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। सरकार का भी लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो। उमाशंकर ने स्नातक की डिग्री लेने के बाद नौकरी करने के बजाय खेती को ही प्राथमिकता दी। इनका मानना है कि खेती में आज असीमित संभावनाएं हैं।
जबकि नौकरी से सिर्फ सीमित आमदनी ही प्राप्त की जा सकती है। नौकरी की मतलब अपेक्षा हमने मतलब खेती करना मतलब ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि मतलब इसमें अगर जो चाहोगे वो मतलब कर सकते हो। नौकरी में एक सीमित आमदनी है, जिसमें मतलब सब चीज़ अच्छी तरह से नहीं मतलब किया जा सकता, ना अच्छा मकान बनवाया जा सकता है, ना कोई शौक़ पूरी की जा सकती है, ना कोई गाड़ी से चला जा सकता है। और खेती अगर व्यावसायिक ढंग से अगर की जाए तो इससे मतलब बहुत कुछ मतलब जो है मतलब कमाया जा सकता है। इनके इसी निर्णय का परिणाम है कि आज इनके पास खेती से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लगातार नई कृषि योजनाओं और नीतियों के लिए जागरूक रहने वाले ये दोनों मेहनतकश किसान आज इसी खेती की बदौलत अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ट्रैक्टर, कार, पक्का घर और ये सब कुछ संभव हो पाया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से। आज हमारे देश की कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो हमने मेंथा में इसको किया तो इसमें मतलब फसल अच्छी हुई, उत्पादन ज़्यादा हुआ। इसको देखते हुए आने वाली फसलों में जैसे धान है, गेहूं है, सरसों है और मसूर है, चना है, इसमें मतलब करने का विचार है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित करवाना है, ताकि प्रति बूंद अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 75% अनुदान केंद्र द्वारा वहन किया जाता है और 25% अनुदान राज्य सरकारों द्वारा। यही नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90% तक भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे ये योजना पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों तक पहुंच सके। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए स्प्रिंकलर विधि मिट्टी और किसान दोनों के लिए ही जीवनदायी साबित हो रही है। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी हुई। वहीं अधिकतर जिलों में तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इस बीच राज्य की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, रोहिन आदि नदियां खतरे के निशान के ऊपर या उसके आसपास बह रही हैं। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कुशीनगर से नदियों के उफान के कारण तटबंधों के दायरे व टूटने की खबरें मिल रही हैं, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसलों के प्रभावित होने की सूचना है। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि आधारित मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।